मेरा नाम मरहा है। मेरी उम्र 18 साल है। आज मैं दूसरी बार दुल्हन बन चुकी थी, लेकिन मैं अपने खाला के बेटे को हाथ नहीं लगाने दिया था, क्योंकि मेरा पहला शौहर मुझे याद आता था। मगर जब मेरा कज़न अंदर दाखिल हुआ तो मैं बेड से उठी, तो वो मेरे पीछे वॉशरूम आ गया। तो पहली चाहत दिसंबर 23। वो आज दुल्हन बनी बैठी थी। वो एक शख्स जिसके नाम उसने अपनी जिंदगी की, जिसे अपना माना, वो तो बेवफा निकला, छोड़कर चला गया। उसे उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मगर कितनी मजबूर हो गई इस किस्मत के हाथों कि अगर आज वो ये फैसला ना करती तो शायद ये मुआशरा उसे जीने ना देता। उसने ये फैसला अपने लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो उससे मोहब्बत करते थे, जिन्हें उससे उम्मीदें थीं। वो दूसरों के लिए जीना चाहती थी, अपने लिए जीना तो वो भूल चुकी थी, क्योंकि वो अंदर से मर चुकी थी। आपने मुझसे बेवफाई की, मगर मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। मैं हमेशा आपकी रहूंगी। वो दिल ही दिल में आशा से मुखातिब थी। तभी कोई के में दाखिल हुआ था। वो शख्स की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए अब भी नजरें झुकाए बैठी थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो उसके दिल की कैफियत जानता था, उसे इजाजत मांग रहा था। जी जी जी, आप बैठ जाएं। वो उसे कहती खुद भी सीधी होकर बैठ गई थी। मैं तुमसे अब से कब से हो गया? मरा की रद्द अमल पर ज़ैब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, और अपने शोर के इस सवाल पर वो बुरी तरह सटपटा गई थी। उसने पूरा बचपन उसके साथ हंसते खेलते, लड़ते झगड़ते गुजारा था, मगर पहले वो सिर्फ उसका कजन था, और आज उसके शोहर की हैसियत से सामने बैठा था। आप मेरे शोहर हैं, और आपकी इज्जत करना मेरा अवलीन फर्ज है। मरा ने नजरें झुकाए उससे कहा, मैं जानता हूँ कि मरा तुम्हारी पहली चाहत आशा था, और शायद मैं उसकी जगह कभी भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं पहली चाहत तुम हो मरहा। जानती हो, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम आशिक के साथ मंसूब हो, मेरी क्या हालत थी। मैं हंसना मुस्कुराना सब भूल गया था, और मेरी अम्मी मेरे दिल की हालत से खूब वाकिफ थी, और जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करता था। इसी वजह से उन्होंने मुझे आशिक से तुम्हारे रिश्ते के बारे में भी कभी नहीं बताया था। लेकिन जब सवेरा बाजी की शादी एहतशाम भाई से हुई, तो मेरा इरादा था कि मैं अम्मी से तुम्हारे और अपने रिश्ते की बात करूं। इससे पहले कि मैं अम्मी से कुछ कहता, उन्होंने मुझे बता दिया था कि तुम आशिक के साथ मंसूब हो। इस दिन मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। मेरा दिल किया मैं आशिक को गोली मार दूं, और ज़हेब की इस बात पर मैंने चौंक कर देखा था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, मगर मैं आज तुम से कुछ कहना नहीं छुपाना चाहता, इसलिए प्लीज मेरी किसी बात का बुरा ना मनाना। ये कहते हुए उसने फिर से कहना शुरू किया, मैं तुम्हारी शादी से कुछ मिनट पहले तक भी ये दुआएं मांगता रहा कि कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारी शादी आशा से ना हो सके, मगर देखते ही देखते तुम मेरी नजरों के सामने से आशिकी हो गई, और वो मेरे सामने तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें अपने साथ ले गया। मैं कुछ भी ना कर सका। इसके बाद मैंने हर बार अल्लाह से यही दुआ मांगी कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मगर हर गुजरते दिन के साथ मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत थी, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। मैं तुम्हें नहीं पता मरहा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर मुझसे शादी ना करती तो मैं कभी किसी और से शादी ना करता। ज़ुहैब ना सोचते हुए भी मरहा से सब कुछ कह गया था, और जैसे ही मरहा ने नजर उठाकर उसे देखा तो ज़ुहैब की आंखें मरहा को सिर्फ खलूस और मोहब्बत नजर आई। फौरन ही वो नजरें झुका गई। अब की बार ज़ुहैब ने मरहा का हाथ थामा था, तो मरहा कुछ कंफ्यूज सी हो गई थी, तो फौरी ही ज़ुहैब ने उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लग रहा ना? तो ठीक है, तुम्हें टच भी नहीं करूंगा जब तक कि तुम नहीं चाहोगी। ये मेरा तुमसे वादा है। और लेकिन कोशिश करना जल्दी इस रिश्ते को कबूल कर लो। बहुत सहरी तुम्हारी जुदाई अब जरा मुश्किल हो जाएगा। मरा की इस गहरी नजरों से नर्वस होने लगी, तो ज़ेब ने बात बदल दी। और हाँ, मुझे तुम्हारी बेटी के खो जाने का बहुत अफसोस है, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ज़ेब की इस बात पर महारानी ने उसे बेयकीनी से देखा था। सच कह रहा हूँ, और मेरी पूरी उम्मीद है कि हम उसे ढूंढने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। दिल कर रहा है कि सारी रात तुम्हें यूं ही देखता रहूं। ज़ुहैब की इस तरह देखने से मरहा का चेहरा शर्म से जैसे लाल अनार हुआ था, और ज़ुहैब मरहा के चेहरे को सुर्ख पड़ता देखकर काफी महफूज
महसूस हो रहा था। इस अब चेंज कर लो और रिलैक्स हो जाओ, ज़हीर मरहा से कहते हुए फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसे जब वापस आया तो देखा कि मरहा अपने हनाई हाथों को गौर से देख रही थी, तो वो फिर से आकर मरहा के पास बैठ गया। क्या सोच रही हो? ज़ेब की इस पर सवाल। मरा ने अपनी आंखों में आई नमी को छुपाना चाहा, जिसे ज़ुहैब देख चुका था। ज़ेब, मुझे खुशियां रास ही नहीं आती। अब मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मेरी वजह से आपके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मरा अब आंसुओं से रो रही थी। तभी ज़ुहैब ने उसके आंसू साफ किए। मरा, जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो पहले से हमारी तकदीर में लिखा जा चुका होता है, और वैसे भी किसी को जिंदगी मौत का रिस्क नहीं दे सकता। ये सब तो सिर्फ ऊपर वाले के काम है, और अगर आज तक किसी के साथ भी कुछ बुरा हुआ है तो इसके लिए तुम खुद को इल्जाम देना छोड़ दो। आशर भी जान और हाल और सबकी इतनी सी जिंदगी थी। एहतशाम भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उनके नसीब में लिखा था, और मैं वहां जा रहा हूं ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एहतशाम भाई के लिए कुछ कर सकूं। अब तुम रोना बंद करो, और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो शायद उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो कुछ वक्त के लिए तुमसे जुदा हो जाए। तुम उसके लिए दुआ किया करो। यकीन करो, इंशाल्लाह तुम्हारी दुआएं उसे हर मुसीबत से बचा लेंगी। अब तुम चेंज करके रिलैक्स कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अम्मी से जरा काम है। ज़ुहैब ये कहता कमरे से चला गया। मरा गहरी सांस लेकर रह गई कि उसके पास सब्र करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनसिया बेगम थकी हुई थी तो इन्हें गहरी नींद आई थी कि फजर की नमाज पढ़ी उनकी आंख खुली। शायद रात वाली सारी कहानी वो अब तक भूल चुकी थी, इसलिए इन्हें अपने पहलों में लेटी हुई बच्ची का ख्याल ही नहीं आया। आंखें मलती इन्हें जैसे ही उस मासूम सी बच्ची पर नजर पड़ी तो देखा कि वो निचला लब बाहर निकाले रोने की तैयारी कर रही थी। शायद जोरों की भूख लगी थी। अब तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, और जैसे ऐसे बेगम ने उसे गोद में उठाया वो जोर जोर से रोना शुरू हो गई। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो दूध बनाए या उसे चुप करवाएं। तभी जिमल ने उनके कमरे में आई थी। क्या हुआ अम्मी, ये ऐसे क्यों रो रही है? अम्मी, आप उसे मुझे दें और मैं आपके लिए उसके लिए फीडर बना दें, मैं उसे पिला दूंगी। तभी जिमल ने उसे अपने सीने से लगाया तो वो सिसकने लगी थी। भूख के अलावा उसे तकलीफ थी, कोई गम था, शायद अपनी माँ से दूर हो जाना था, मगर वो इतना ये दुख किसी से भी नहीं कह सकती थी। अनसी बेगम ने फिर डर बनाकर रख दिया था तो जिमल उसे गोद में उठाकर पिलाने लगी। जब वो दूध पी चुकी तो वो इधर उधर देखने लगी जैसे किसी को तलाश कर रही हो। तभी जिमल ने उसे उठाकर उसकी कमर से पर हाथ फेरने लगी ताकि उसका दूध हजम हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद जिमल उसके कपड़े चेंज किए तो वो कुछ रिलैक्स हुई। अभी जिमन उसे गोद में लिए बैठी हुई थी कि हमजा के रोने की आवाजें आने लगी। उसने हुबा को जल्दी से अपनी माँ के हवाले किया और अपने कमरे की तरफ भागी कि कहीं हमाद गुस्सा ही ना हो जाए। मगर जैसे ही वो कमरे में गई तो हमाद उठ चुका था और गुस्से से जिमल को देख रहा था। हमजा आदतों में बिल्कुल अपनी माँ पर गया था, बहुत जिद्दी था। सोकर उठता तो उसे सिर्फ माँ ही चाहिए होती, अपने बाप को वो देखना भी पसंद नहीं करता था। और अगली गलती से कभी भी हमाद अपने हाथ लगा रही तो वो और भी गला फाड़ कर रोने लगता। हमाद अपने बेटे की आदतों से खूब वाकिफ था, इसलिए हमजा को उठाने के बारे में सोचा भी नहीं। जीमा ने जल्दी से हमजा को गोद में उठाया तो वो और ज्यादा रोने लगा कि देर से क्यों आई है। उसे हर चीज फौरन चाहिए होती थी। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो उसका मूड ठीक होने में काफी टाइम लग जाता। अच्छा ना, आप आ गई हूँ। अभी उसे इतना होशियार है, पता नहीं किस पर चला गया है। जिमल ने हमजा को प्यार करते हुए कहा तो हम तब आ गई। आंधा, तुमने इस बच्ची की वजह से देर की ना तो तुम्हें भी इस बच्ची के साथ इस घर से बाहर निकाल दूंगा, और खबरदार जो आइंदा मेरे बेटे को बातें सुनाई। हमाद ऐसे कह रहा था कि जैसे जिमल की सारी बातें हमजा को समझ आ रही थी। जिमल ने चुप रहने में ही आफियत जानी। वो जानती थी कि उसने जल्दी में यकीनन एक बहुत जज्बाती फैसला कर लिया था, और अब उसे इस फैसले की वजह से जिमल को बहुत कुछ सहना था जिसके लिए वो खुद को तैयार कर चुकी थी। हमाद उठकर अनसिया बेगम के कमरे में आया तो देखा वो से बातें कर रही थी। हमाद भी उसके पास आकर बैठ गया। तो वो, आपने भी क्या फैसला किया है? हमाद ने इस बच्ची की तरफ देखते हुए कहा। हमाद, तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, मगर जिमल की बात भी तो ठीक हो सकती है ना। अगर किसी ने इस बच्ची को जान बचाने के लिए उसे तुम्हारी गाड़ी में रख दिया हो तो, और फिर भी तुम
اسے किसी यतीम खाने में छोड़ा और वो वहां न जाने उसके साथ क्या सलूक हो, तो फिर तुम खुदा के आगे जवाबदाह होगे। फूफो का अपना दिल भी नहीं कर रहा था कि वो इस बच्ची को उनसे दूर हो जाए, लिहाजा इस बच्ची को अपने घर में रखने का मशवरा देने लगी। तो फिर आप लोगों को क्या जवाब देंगे? ये कहाँ से आई है? हमाद बेवकूफ या जज्बाती नहीं था, वो इस मामले पर हर तरह से सोच रहा था। तभी फिक्रमंद होकर अपनी फूफो से पूछने लगा, मोहल्ले के मौलवी साहब है ना, आज मैं उनके पास जाती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कहते हैं। उनकी बेगम से भी मशवरा करूंगी, वो बहुत नेक औरत है, तुम भी साथ चलना, फिर वो जो कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। फूफो ने हमाद के इस मसले का हल बताया तो वो कुछ मुत्तमिन हुआ। मगर प्लीज फूफो, मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी इस बात का जिक्र फिलहाल जिम्मत से मत कीजिएगा। उसे कुछ समझ नहीं आती, वो बहुत जज्बाती हो जाती है। हमाद जैसे रो देने को था, वो बेचारा तो सारी रात इसी वजह से सो भी नहीं सका था। ऐसा नहीं था कि उसे इस बच्ची से हमदर्दी नहीं थी, मगर वो हमदर्दी की वजह से कोई भी मुसीबत अपने सर नहीं लेना चाहता था। तभी मशवरा करने फूफा के पास आया था। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसे नहीं बताऊंगी, हम बच्ची को जिमल के हवाले करके हमजा को साथ ले जाएंगे, ताकि उसे बच्ची को संभालने में कोई मसला ना हो। आप दोनों को कहाँ जा रहे हैं? जिमल ने हमाद और नस बेगम को घर से निकलते हुए कहा। तो पूछने लगी, वैसे ही घर की कुछ चीजें लेनी है। अब तो तुम कैसे जाओगी? तुम घर में रहकर बच्ची को संभाल लो, हम हमजा को साथ ले जा रहे हैं, एक आध घंटे तक आ जाएंगे। ऐसे बेगम ने जिमल को कहा तो वो हैरान सी हमाल को देखने लगी। उसे इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि जिमल इस बच्ची को संभालती, बहरहाल वो इस बात पर खुश होगी कि इस बहाने वो कुछ वक्त इस छोटी सी बच्ची के साथ गुजार लेगी। तभी जिमल ने हमजा को साथ ले जाने पर कोई एतराज नहीं किया और ना ही अपनी छोटी सी अकल पर जोर दिया था कि ये दोनों ऐसे अचानक से कहाँ चल दिए। बस वो तो इस बच्ची के साथ कुछ पल गुजारने पर खुश हो रही थी कि जैसे हमाद बिल्कुल नापसंद करता था। वो उन दोनों के जाने के बाद जिमल इस बच्ची के साथ बहुत खुश थी। उसने इस बच्ची के सारे काम किए, उसे फीडर पिलाए, उसकी मालिश की, उसके कपड़े चेंज किए, उसका काजल लगाया, और जिमल की इतनी तवज्जो पाकर वो बच्ची भी जिमल से मानूस होने लगी। और जिमल उससे बात करती तो मुस्कुरा देती। तुम खुद इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारी माँ कितनी प्यारी होगी। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा देती। देखिए, मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी, और अगर ना भी ढूंढ सकी तो मैं खुद तुम्हारी माँ बन जाऊंगी। ये कहते हुए जिमल की आंखें भीगने लगी। तभी जिमल ने उसे उठाकर उसके गाल पर अपने लब रख दिए। वो दोनों जब मौलवी साहब के पास गए और ये सारा मुआवजा उनके गोशगुजार किया, तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि इसके इलाके के नाज़िम से बात कर लेते हैं। और जब वो वहां गए तो नाज़िम कहीं जा रहा था। उसने तसल्ली दी कि मैं खुद पुलिस वालों के इत्मीनान में लेकर सब बता दूंगा, आप लोग पर कोई भी नहीं इल्जाम आएगा, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। नाज़िम साहब ने तसल्ली दी तो वो लोग घर आ गए। अब कम से कम इन्हें ये तसल्ली थी कि उन्होंने इस मामले में इलाके के नाज़िम को इन्वॉल्व कर लिया था, और अब इन्हें बच्ची के हवाले से किसी किस्म की कोई खदशात नहीं थे। वो लोग जब घर वापस आए तो अनस बेगम ने सारी बात जिमल को बता दी, इस पर वो काफी नाराज हुई। अगर हम तुम्हें बता कर जाते तो तुम हमें कभी भी नहीं जाने देती, इसलिए बिन बताए ही चले गए। इसमें खैर थी, अब कम से कम कोई हम पर इल्जाम तो नहीं लगा सकता ना कि हमने इसे गवाह किया है। नसीर बेगम ने जिमल को समझाने की कोशिश की तो वो मुंह बसोरे वहां से उठ गई थी, और जैसे ही जिमल उठी, हमजा ने रोना शुरू कर दिया। चुप करके बैठ जा, जब बाहर जाना होता है तब तो माँ याद नहीं आती, अब उसे माँ के पास आना है। जिमल ने उसे डांटा तो वो भी अपनी नानी की गोद में सहम कर बैठ गया, और जिमल पाँव पटकती हुई वहां से चली गई। रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो अगली किस्त जल्द अपलोड कर दी जाएगी।